हमारे देश के उत्तर पूर्व में एक राज्य स्थित है जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ है उगते सूरज का प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी खुद को नागवंशी मानते हैं। इसके पीछे अरुणाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। बहुत समय पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक मिस्मा नामक छोटा और सुंदर गांव था। वहां ताराउन नामक अनाथ और गरीब मछुआरा रहता था। एक दिन जब वह मछली पकड़ने गया, आज मैं अपना नया जाल लाया हूँ, काफी बड़ा है। आज बहुत सी मछलियाँ पकड़ूंगा, जल्दी निकालता हूँ। ओह, ये क्या फंसा मेरे जाल में? ये तो एक विशालकाय सांप है। हे मानव, तुमने किसी आम नाग को नहीं पकड़ा है, तुमने नागलोक के स्वयं स्वामी को पकड़ा है। मैं सभी नागों का राजा नागराज हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जाने। मेरा नाम तारुवन है। आपको मेरा नमस्कार। पूरे दिन की मेहनत के बाद आप ही मेरे जाल में फंसे हैं। अगर मैं आज आपको नहीं ले गया तो मुझे पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। हे तारावन, मेरा परिवार मेरी राह देख रहा होगा। मेरे बिना मेरा पूरा राज्य बिखर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सोच विचार करो और मुझे जाने। नागराज के बहुत आवेदन करने और समझाने के बाद भी ताराउन नहीं माना। तभी नागराज की सुपुत्री नागकन्या अपने पिता को ढूंढते हुए पहुंची। हे मानव, तुम कृपया मेरे पिता को छोड़ दो। यदि तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूंगी। ताराउन ने राजकुमारी नागकन्या की बात सुनी और काफी देर तक विचार करने के बाद कहा, हे नागराज, आपकी सुंदर पुत्री ने मेरा मन बदल दिया है। अब मैं आपको मुक्त करता हूँ। नागकन्या के वचन के अनुसार नागकन्या के माता और पिता के आशीर्वाद से दोनों का विवाह संपूर्ण हुआ। नागकन्या ताराउन की पत्नी के स्वरूप में मिस्मा गांव आ गई। उन दोनों के विवाह की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। अरे, तुमने नई खबर सुनी? ताराओं का विवाह हो गया। विवाह किया? ये तो सचमुच आश्चर्य की बात है। मुझे लगा था कि वह जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। अरे, पर मैंने पूरी बात बताई ही कहाँ। वो किसी मामूली स्त्री से विवाह नहीं हुआ, बल्कि नाग कन्या से हुआ है। वो भी नागराज की बेटी नाग कन्या से। सुनने में तो असंभव लगता है, पर ये पूर्ण रूप से सच्ची है। परंतु यह तो हमारे गांव की परंपराओं के विरुद्ध है। इस गांव का ना बच्चा बच्चा जानता है कि शादी केवल अपने गांव के भीतर ही की जा सकती है। हमें ना अपनी परंपराओं का नाश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हो। चलो जाके महाराज को ये बात बताते हैं। गांव वालों ने राजा को ताराउन और नागकन्या के विवाह के बारे में सूचित किया और राजा से गांव की परंपरा को बचाने की मांग की। राजा ने गांव वालों की बात सुनकर ताराउन को राज दरबार में पेश होने का आदेश दिया। हमें खबर मिली है कि तुमने गांव की परंपरा के विरुद्ध एक नाग कन्या से विवाह किया है। क्या यह बात सच है? महाराज, यह बात पूर्ण रूप से सत्य है कि मैंने नागकन्या से विवाह किया है। तुमने हमारे राज्य की परंपरा के विरुद्ध एक नाग कन्या से विवाह किया है। इस बात का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। महाराज, कोई भी दंड देने से पहले एक बार विचार करें। यह सच है कि मछुआरे ने परंपराओं का उल्लंघन किया है, परंतु अगर आप उसे यूं ही दंड दे देंगे तो प्रजा आपको क्रूर और दयाहीन समझेगी। हाँ जी महाराज, मंत्री जी सही कह रहे हैं। आपको इस मछुआरे को एक चुनौती देनी चाहिए। आपका मुर्गा पूरे राज्य में सबसे बलशाली है। आप इसे मुर्गों की लड़ाई की चुनौती दीजिए। आपका सुझाव हमें अच्छा लगा मंत्री जी। ताराओं, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। कल सुबह तुम्हारे और हमारे मुर्गों के बीच लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे यह गांव छोड़कर सदा के लिए जाना होगा। राजा की चुनौती से चिंतित होकर ताराउन अपने घर पहुंचा। ताराउन को चिंतित देख उसकी पत्नी ने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। ताराउन से सारी बातें सुनने के बाद नागकन्या ने उसे आश्वासन दिलाया और कहा, आप चिंतित ना हो, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर नागकन्या अपने माता पिता के पास नागलोक पहुंच गई। अब नागलोक में। ओह बेटी, तुम्हें देखिए कितना समय हो गया। तुम कुछ जल्दी में लग रही हो। कोई समस्या है क्या? माता,
मिस्मा के राजा ने मेरे स्वामी को मुर्गों की लड़ाइयों की चुनौती दी है। मैं नागलोक का सबसे बलवान मुर्गा लेने आई हूँ। ओह, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जल्दी मिस्सा जाना चाहिए। यह लो, नागलोक का सबसे ताकतवर मुर्गा। इसकी शक्ति के सामने कोई भी मुर्गा नहीं टिक पाएगा। नाग कन्या नागलोक से मुर्गा लेकर वापस मिस्मा लौट गई। अगले दिन मुर्गों के बीच भीषण लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान ये देखो, राजा का मुर्गा कितना बलवान है। ये तो अवश्य ही जीतेगा। अरे ये क्या, राजा का मुर्गा तो पीछे छूट रहा है। देखो भाई, तरुण का मुर्गा मानो खुद को पहलवान समझ रहा है। वो राजा के मुर्गे की पूरी तरह धूल चटा रहा है। अरे राजा का मुर्गा तो हार गया। ये तो बहुत चिंता की बात है। जिस नागलोक का मुर्गा इतना खतरनाक है, उस लोग की नाग कन्या कितनी खतरनाक होगी। भाई अभी तो हमें बच के ना आना होगा। इससे पहले कि ताराउन अपनी जीत का जश्न मना पाता, राजा का मंत्री बोल उठा। महाराज, आप इस मछुआरे को जीतने नहीं दे सकते। आप इसे एक ऐसी चुनौती दे जो ये अपने स्वप्न में भी ना पूर्ण कर पाए। हाँ महाराज, आप इसे लोहित नदी का बहाव मोड़ने के लिए बोले। आपका सुझाव हमें अच्छा लगा। ताराओं, इस घटना से कोई फैसला नहीं होता। वह नदी देखते हो, जिस प्रकार नदी के बहाव के विरुद्ध एक टोकरी का तैरना असंभव है, उसी प्रकार इस राज्य और हमारी आज्ञा के विरुद्ध जाना भी असंभव है। यदि तुम दंड से बचना चाहते हो तो अपनी टोकरी इस नदी के विरुद्ध बहा कर दिखाओ। ताराओन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने चिंतित होकर नागकन्या से कहा, राजा की दी गई चुनौती असंभव है। लगता है इस गांव को छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। स्वामी डरो नहीं, मेरे पिताजी अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। नाग कन्या एक बार फिर नागलोक में नागराज से मदद मांगने पहुंची। अरे पुत्री, तुम नागलोक में, और वो भी अकेले? क्या हुआ, अपने पति से रूठ के आई हो? विवाहित लोगों के बीच में नोक-झोंक तो आम बात है, परंतु हर छोटी बात पर वह कह देना उचित नहीं है। पिताजी, मजाक मत कीजिए। राजा ने मेरे पति को बहती नदी को पलटने की चुनौती दी है, अन्यथा हमें गांव छोड़कर जाना होगा। मैं यहाँ मदद की अपेक्षा से आई हूँ। क्या ऐसी बात है? पुत्री, एक काम करो, तुम यह टोकरी ले जाओ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं, मायावी टोकरी है। इसे नदी में डालते ही नदी का बहाव बदल जाएगा और मिसामी के राजा को हार का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन राजा, गांव वाले और ताराउन लोहित नदी के पास पहुंचे। आज तो ताराओं की हार निश्चित है। सही कहते हो, भला कभी कोई नदी की धार को पलट सका है? ये तो असंभव कार्य है। अरे भाई देखो देखो, ये कैसी माया है। टोकरी का पानी डालते ही नदी की तो धारा की दिशा ही बदल गई। ये तो भाई चमत्कार है। ये तो सचमुच चमत्कार है। तारों ने फिर राजा की चुनौती जीत ली और राजा को दूसरी बार पराजय का स्वाद चखना पड़ा। अब आगे क्या होगा? इस प्रकार दोनों ही चुनौतियों में मुंह की खाने के बाद राजा क्रोधित हो उठा और अपने सेनापति से कहा, अपने दोनों मंत्रियों की बात मानकर मानो मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। सेनापति जी, अब आप ही इस हार को जीत में बदलने के लिए कोई युक्ति बताइए। महाराज, चिंता ना करें। जब कूटनीति काम ना आए तब बल का प्रयोग करना ही बुद्धिमानी है। आपके पास इतनी विशाल सेना है जो कई नागलोकों को जीतने की क्षमता रखती है। इस बार अवश्य ही ताराओं और उसकी पत्नी नाग कन्या को मुंह की खानी पड़ेगी। इस हार को जीत में बदलने के लिए ताराओं को युद्ध की चुनौती दीजिए। ताराओं, इससे अंतिम चुनौती मत समझो। कोई भी चुनौती हमारे कहने तक अंतिम नहीं होगी। हमारा वचन ही है हमारा शासन। तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा, यही युद्ध अंतिम निर्णय होगा। राजा की बात सुनकर तारावन परेशान और निराश हो गया। राजा ने हमें युद्ध की चुनौती दी है। अब हम उनसे जीत नहीं सकते। हमें गांव छोड़ के जाना ही होगा। यदि राजा ने आपको युद्ध की चुनौती दी है तो यह सचमुच एक चिंता का विषय है, परंतु आप निराश ना हो।
मैं एक बार पुनः अपने माता पिता की मदद मांगने जा रही हूँ। अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। नाग कन्या अपने माता पिता के पास नागलोक पहुंची। पिताजी, मिस्मा के राजा ने हमें युद्ध की चुनौती दी है। हम किसी भी हालत में उसकी सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप ही कोई उपाय बताइए। परंतु मिस्मा की सेना नागलोक की सेना से कई गुना बड़ी है। हमारे लिए उसका सामना करना असंभव है। चिंता ना करें बेटी, हर समस्या का समाधान युद्ध या हिंसा से नहीं होता। बड़ी से बड़ी समस्या में बुद्धि का उपयोग करके हल निकाला जा सकता है। यह लो, यह स्वर्ण ढोल, यह तुम्हारी समस्या का समाधान है। नागकन्या नागलोक से सुवर्ण ढोल और उसे बजाने की छड़ी लेकर वापस मिस्मा ताराउन के पास पहुंची। अगले दिन राजा अपने सेनापति, मंत्रियों और सेना के साथ ताराउन से युद्ध करने पहुंचा। मैंने कभी सोचा ना था कि एक मछुआरे से लड़ने के लिए राजा को पूरी सेना समेत आना पड़ेगा। अरे देखो तो, महाराज की इतनी बड़ी सेना और एक अकेला तारावन। आज तो इसे गांव छोड़ के जाना ही पड़ेगा। आज हमें अपने महाराज और अपनी परंपरा के सम्मान के लिए युद्ध करना होगा। हम ताराओं और नागकन्या द्वारा किए गए पापों को सहन नहीं करेंगे। सैनिकों, आगे बढ़ो। अरे जरा देखो तो, उस मछुआरे की पत्नी नागकन्या हमारी सेना को देखकर ढोल बजा रही है। अरे भाई, ये क्या? ये सारे पेड़ ढोल नाच क्यों रहे हैं? और हमारे सिपाही ये रणभूमि में जाके नृत्य क्यों कर रहे हैं? ये मेरी समझ से परे है। सैनिकों, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नृत्य का आदेश किसने दिया? मैं खुद पर भी काबू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी नृत्य कर रहा हूँ। अरे ये कैसी माया है? हम खुद को नृत्य करने से रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे वीर सैनिक हथियार फेंक नर्तकियों को चुनौती देने योग्य नृत्य कर रहे हैं। मंत्री जी, यह क्या हो रहा है? इस प्रकार राजा की सेना युद्ध से पहले ही नृत्य कर करके चकनाचूर हो गई। सेना की ऐसी हालत देख नागकन्या ने ढोल बजाना बंद कर दिया। महाराज, मैंने आपकी तीनों शर्तें पूरी की हैं। अब शर्त अनुसार आपको मुझे और मेरी पत्नी को इस गांव में रहने की अनुमति देनी होगी। ताराओं, तुमने हमारी तीनों चुनौतियों का डट के सामना किया और तीनों को पूर्ण कर लिया है। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। हम तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस गांव में सम्मान से रहने का अधिकार देते हैं। हम अपने वचन का आदर करते हुए अपने मंत्रियों और अपने सेनापति के साथ यह गांव छोड़कर सदा के लिए चले जाएंगे। हम इस गांव का भार तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे कंधों पर रखकर जा रहे हैं। हम मिस्मा के राजा ताराउन और नागकन्या को नए राजा और रानी घोषित करते हैं। राजा की तीनों चुनौतियां नागकन्या की बुद्धि की मदद से पूर्ण करने के पश्चात ताराउन और नागकन्या राजा रानी बन गए। अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी खुद को ताराउन का वंशज मानते हैं और आज भी उन्हें ताराउन जनजाति के नाम से पुकारा जाता है।